हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम चलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो क्या है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के बारे में। यह एक ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन है और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे क्या होता है एल्डिहाइड, क्या होता है कीटोन। इसके अंतर्गत हम चलेंगे एल्डिहाइड किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से उसके रासायनिक गुण हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की किस प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं। ये सारी जानकारी दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी की ओर। क्या होता है एल्डिहाइड और क्या होता है कीटोन। देखिए, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात करें, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो क्या हो, कीटोन हो, ध्यान रखिएगा दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है क्या, HCnH2nO होता है। वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का सूत्र क्या होगा, यही होगा, CnH2nO होता है। यानी जितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है ठीक दुगना क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी, एक ऑक्सीजन उसमें क्या होगा, अधिक होगा। अब अगर देखा जाए ना, तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र दोनों में अगर देखें तो एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसको हम डैश CHO या तो हम RCHO भी लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डैश CHO भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर कैसा H। इसी प्रकार अगर कीटोन का देखा जाए तो कीटोन को व्यक्त करते हैं क्या, RCOO R डैश, या इसी को हम व्यक्त कर सकते हैं क्या CO से, या इसी को लिख सकते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O। आप अनुभव करेंगे दोस्तों, दोनों में ही आपको इस प्रकार ये समूह दिख रहा होगा, ये वाला समूह। कुल मिलाकर एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में क्या है, ये C डबल O यानी कौन समूह है, तो कार्बोनिल समूह उपस्थित है। दोनों में, एल्डिहाइड में भी उपस्थित है कार्बोनिल समूह और कीटोन में भी क्या उपस्थित है, कार्बोनिल समूह। ये बात अलग है कि इस CO समूह के साथ एक तरफ क्या होगा, R जुड़ेगा, दूसरे तरफ H जुड़ा होगा, जबकि कीटोन में क्या होगा, इस CO समूह के साथ एक तरफ R, दूसरा कैसा, R डैश। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या है इक्वल, अलग अलग हम बात करेंगे आगे। तो दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों को होता है, दोनों को एक साथ हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जो है कार्बोनिल यौगिक के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। यही कुछ प्रारंभिक जानकारी दोस्तों कैसा, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अब देखते हैं क्या, किस प्रकार हम कीटोन का वर्गीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, एल्डिहाइड को तो हम वर्गों में नहीं बांट सकते, लेकिन कीटोन को अगर देखा जाए तो हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कीटोन को कितने वर्गों में, हम तो 2 वर्गों में बांट सकते हैं। लिख सकते हैं 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला जो होता है ना, वो कहलाता है सममित, या इसी को हम कहते हैं क्या, सरल कीटोन। और दूसरे को हम बांट सकते हैं किसमें, तो इसको लिखते हैं क्या, असममित, या इसी को कहते हैं हम क्या, मिश्रित कीटोन। ये दोनों को हम समझना चाहेंगे, क्या है सम्मित या क्या है सरल कीटोन और क्या है असम्मित या मिश्रित कीटोन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कीटोन का हमने क्या बताया, सामान्य सूत्र RCO R डैश। अगर R इक्वल टू R डैश है तब तो ये क्या है, सम्मित या सरल कीटोन है। और अगर R नॉट इक्वल टू R डैश है, यानी R और R डैश इक्वल नहीं है, तब इसे कहते हैं हम क्या, असम्मित या मिश्रित कीटोन। चलिए दोस्तों, इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, क्या है सम्मित या सरल कीटोन, क्या है असम्मित या मिश्रित कीटोन।
तो हम पहले ही बता चुके हैं सममित या सरल कीटोन कब कहेंगे। तो हमने कहा कि जब क्या हो, R इक्वल टू क्या हो, R डैश हो, तो इसे हम कहते हैं क्या, सममित या सरल कीटोन। चलिए दोस्तों इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये पहला उदाहरण है CH3CO CH3। यहां CO समूह के द्वारा देखिए दोनों समूह जुड़ा है, ये R कहें इसको R डैश, तो ये बिल्कुल इक्वल है, समान है। सामान्य रूप से क्या है, दोनों तरफ ध्यान रखिएगा, CO को कीटोन कहेंगे, दोनों तरफ मेथिल जुड़ा है, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल कीटोन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2O CH2 और कैसा, CH3। आप खुद अनुभव करिए, ये CO है ना, इस CO के साथ क्या है, इधर भी एथिल समूह है, इधर भी एथिल समूह है, CH3 CH2 मतलब एथिल समूह। तो इसका अगर नाम देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डाई एथिल कीटोन। यहां भी देखिए CO समूह के साथ इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, यानी यहां क्या है, R इक्वल टू R डैश है। तो सममित या सरल कीटोन कब कहेंगे, हम लिख सकते हैं कि जब कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल मूलक या एरिल मूलक अगर दोनों समान है तो ऐसे कीटोन को हम क्या कहते हैं, सममित या सरल कीटोन कहते हैं। और भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, तीसरा भी देख सकते हैं। मान लीजिए क्या है, C6H5 फेनिल समूह है, एरिल समूह, CO C6H5, ये दोनों तरफ क्या है, फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहां पे डाईफेनिल और कैसा, कीटोन। कुल मिलाकर कीटोन में अगर कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल मूलक या एरिल मूलक बिल्कुल एक जैसे हो तो ऐसे कीटोन को हम कहते हैं क्या, सममित या सरल कीटोन कहते हैं। दोस्तों यही है पहला कैसा, सममित या सरल कीटोन। चलते हैं दूसरा क्या है, असममित या क्या होता है, मिश्रित कीटोन। तो नाम से स्पष्ट है और बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब क्या होता है, R नॉट इक्वल टू क्या हो, R डैश हो, तो हम कहते हैं क्या, इसे असममित या मिश्रित कीटोन। नाम से स्पष्ट है। अब मान लीजिए अगर एग्जाम्पल देख के चले हम, CH3 इधर CO, इधर क्या है CH2 CH3 है, तो खुद अनुभव करिए, इस कार्बोनिल समूह के साथ या CO समूह के साथ एक तरफ मेथिल जुड़ा है, दूसरे तरफ क्या है, एथिल जुड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले छोटे वाले का नाम और फिर बड़े वाले का नाम, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल कीटोन। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूसरा मान लीजिए ऐसा है, CH3 CO और मान लीजिए C6H5 है, तो खुद आप देखिए एक तरफ क्या है, मेथिल समूह है, दूसरे तरफ क्या है, फेनिल है, तो नाम क्या इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल और कैसा, फेनिल और क्या हो जाएगा, तो कीटोन। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है, C2H5 CO C3H7, इसको शॉर्टकट लिखा हूं, आप तोड़ सकते हैं, CH3 CH2 में, इसको CH2 CH2 CH3 में। एक तरफ एथिल है, दूसरे तरफ क्या है, प्रोपिल है, तो पहले छोटे वाले का नाम क्या, एथिल, फिर बड़े वाले का नाम कैसा, प्रोपिल, और आखिरी में क्या लग जाएगा, कीटोन। तो इस प्रकार दोस्तों ये है दूसरा कौन सा, असममित या मिश्रित कीटोन। तो कीटोनों को हम क्या कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। एल्डिहाइड में इस प्रकार कह सकते हैं, वर्ग को हम नहीं बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एल्डिहाइड का नामकरण या एल्डिहाइडों का नामकरण। देखिए इस नामकरण की जो है मुख्य रूप से दो पद्धति चलती है। एक चलती है कैसा, तो हम कहते हैं सामान्य पद्धति, या इसी को कहते हैं क्या, रूढ़ पद्धति। और एक दूसरा चलता है कौन सा यहां पे, तो IUPAC पद्धति। सामान्य या रूढ़ पद्धति में अगर देखा जाए तो आप लोग देख चुके हैं क्या, जैसे पहला क्या मिलेगा, HCHO, तो इसका जो नाम है सामान्य भाषा में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसी प्रकार CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसेटल्डिहाइड है। देखिए इसका नामकरण इस आधार पे पड़ा है कि अगर इसका ऑक्सीकरण करें तो हमें कौन सा पदार्थ मिले। जैसे अगर HCHO का
ऑक्सीकरण करें यानी ऑक्सीजन से जोड़े तो क्या मिलेगा हमें HCOOH। ध्यान, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम है, तो इसका नाम है क्या, फार्मिक अम्ल। इसमें से क्या कर दिया है, फार्मिक अम्ल में से इक अम्ल को हटा दिया गया है, माइनस कर दिया है और जोड़ दिया गया है इसमें कैसा, एल्डिहाइड। तो फार्म इक अम्ल हटा दिया हमने, तो फार्म प्लस एल्डिहाइड क्या होगा, फार्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम तो यहां मिलता है क्या, CH3COOH, एसिटिक अम्ल मिलता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एसेटिल्डिहाइड। दोस्तों मैं यहां नामकरण का बहुत डिटेल लेकर नहीं चल रहा हूं। अगर आपको इसका नामकरण का डिटेल चलना है तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं क्रियात्मक समूहों का नामकरण, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको पूरी डिटेल, बिल्कुल कह सकते हैं पूरी तरह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर इनके नामकरण की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक टॉपिक होगा 11th का क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन, क्रियात्मक समूह का नामकरण। ठीक है, उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और IUPAC में बात करें तो सबको पता है इसके लिए क्या यूज करते हैं हम शब्द अल, AL। तो एक कार्बन है तो क्या नाम इसका हो जाएगा, मेथेनल। पहला का HCHO, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, इसमें अल लगा देंगे तो क्या होगा, मेथेनल। इसी प्रकार अगर CH3CHO हो जाएगा तो इसमें दो कार्बन होगा, दो कार्बन को बोलते हैं क्या, एथेन, प्लस क्या नाम हो जाएगा, एथेनल। तो बिल्कुल इजी है, ये पूरे डिटेल नामकरण कहाँ आपको मिल जाएगा, किसमें, तो नामकरण वाले चैप्टर में। चलिए दूसरा क्या देखें हम, कीटोन का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कीटोन का नामकरण भी वही दो आधार पे चलेगा। एक कैसा, तो सामान्य या रूढ़ पद्धति, बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं पद्धति है, सरल पद्धति। तो सामान्य या रूढ़ पद्धति में आप लोग देख चुके हैं अभी, मेथिल एथिल कीटोन है ना। इसमें क्या करते हैं, CO समूह के लिए हम कीटोन यूज करते हैं, और जो यहाँ R हो चाहे R' हो, इनका जैसा नाम हो उसके हिसाब से लिख करके CO के लिए क्या करते हैं, कीटोन यूज करते हैं। हाँ, IUPAC अगर पद्धति में बात करें तो IUPAC पद्धति में ध्यान रखिएगा, कीटोन के लिए क्या लगता है, यहाँ पे ओन लगता है। अब जैसे पहला कीटोन है, मान लीजिए CH3CO और CH3, इसका नंबर करेंगे तो 1 2 3, 3 है तो क्या होगा, 3 के लिए होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन लगा देंगे तो क्या होगा, प्रोपेनोन। कितने नंबर पे है, 2। मैं इसका भी यहां बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, अगर आपको नामकरण इसका भी देखना है तो हमने क्या कहा, क्रियात्मक समूहों का नामकरण चैप्टर वीडियो यूट्यूब में डली है दोस्तों, 11th के चैप्टर का। आप उसमें से क्या कर सकते हैं, पूरी नामकरण को देख सकते हैं। तो वहां सारी जानकारी नामकरण का है, इसलिए हम नामकरण की ओर न चल करके आगे चलते हैं क्या, इनके बनाने की प्रमुख विधियों की ओर। अब देखा जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बनाने की जो सामान्य विधियां हैं बिल्कुल लगभग सेम है। रीजन क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, इसलिए बनाने की विधियां भी क्या होगी, सेम होगी। सारा प्रोसेस भी लगभग सेम होगा, केवल और केवल अंतर क्या होगा, लिए जाने वाला अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया वही चलेगी, केवल अभिकारक में अंतर होने से क्या होगा, उत्पाद भी हमें अलग अलग प्राप्त होगा। तो हम चलते हैं, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बनाने की विधियां हैं वह क्या है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि एल्कोहल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल और कैसा, द्वितीयक एल्कोहल। तो यहां देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है। अब ये ऑक्सीजन आएगा कहां से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 2 पदार्थों का उपयोग करते हैं। यहां उपयोग करते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसके साथ यूज करते हैं क्या हम, तनु H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। बस ध्यान रखिएगा, इन दोनों के साथ ही अगर क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो इन दोनों की क्रिया से ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, और यही ऑक्सीजन क्या करेगा, पदार्थों एल्कोहल को ऑक्सीकृत करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। दोनों अभिक्रिया, चाहे एल्डिहाइड प्राप्त करने की क्रिया हो चाहे कीटोन प्राप्त करने की अभिक्रिया हो, दोनों में ही क्या होगा, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैसा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखिएगा
इसी ऑक्सीजन की सहायता से हम क्या करेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल ले लें, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, CH3 और CH2 और क्या OH, ये क्या है, एक एथिल एल्कोहल है। और हमको मालूम है कि एथिल एल्कोहल क्या है, एक प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है ना, प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी के जगह हम कोई द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, CH3 CH OH और कैसा CH3, क्या हो सकता है, इसको हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये कैसा है यहां पे, तो द्वितीयक एल्कोहल है, ये जो है कैसा है यहां पे, द्वितीयक एल्कोहल है। अब समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखिए होता क्या है, यहां से H2O बाहर निकलता है, आप बीच से निकाल लीजिए H2 और O, तो क्या बचेगा, CH3CH, CH3CH, हमने क्या किया यहां पे, H2O बाहर निकल गया। अब ये O आखिरी में जोड़कर क्या बना लेगा, एल्डिहाइड, यानी क्या बना यहां पे, एसेटिल्डिहाइड। हमने क्या किया, बीच से यहां पे H2O को बाहर निकाल दिया। तो जब प्राथमिक एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। चूंकि एथिल एल्कोहल लिए हैं तब तो एसेटिल्डिहाइड मिला। अगर क्या होता, मैथिल एल्कोहल लेते तो क्या मिलता, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता। आगे प्रोपिल एल्कोहल लेते तो यहां भी क्या मिलता हमको, प्रोपेल्डिहाइड मिलता। तो जिस प्रकार का हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे उसी प्रकार का एल्डिहाइड हमको मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी प्राथमिक एल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अब यहां कीटोन में देखें, सेम वही देख लें, यहां पे CH3CH3, बीच से H2O को हम निकाल लें, CH3C और कैसा CH3, ये हमने H2O को बाहर निकाल दिया, यहां से दोनों HO बचा C। अब यही O क्या होगा, इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CU, यानी क्या बना यहां पे, डाइमेथिल कीटोन, या इसी का एक दूसरा नाम क्या है, एसीटोन भी है। ये क्या है, कीटोन है। यानी देखिए दोनों की रासायनिक अभिक्रिया सेम है, अंतर यह है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल लेके चलेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर द्वितीयक एल्कोहल लेके चलेंगे तो उन्हीं परिस्थितियों में हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो हम कॉमन रूप से लिख सकते हैं कि जब क्या करते हैं, एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल क्या करता है, कीटोन बनाता है। यही दोस्तों पहली विधि है कैसा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, किसके द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, चलते हैं कहा, दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है क्या, वसा अम्ल के कैल्शियम लवण। वसा अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। इस वसा अम्ल के जब कैल्शियम लवण हम लेके चलेंगे तो हमको देखना है कि क्या परिस्थितियां होगा। अब इसी वसीय अम्ल में देखा जाए तो पहला क्या है, फार्मिक अम्ल होता है, उसका कैल्शियम लवण क्या हो जाएगा, कैल्शियम फार्मेट। तो दोस्तों यहां 2-3 परिस्थितियां हमको समीकरण के द्वारा समझना होगा। पहली परिस्थिति है कि पहला सबसे सरल जो है वसा अम्ल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फार्मिक अम्ल है, और इसका कैल्शियम लवण क्या हो जाएगा, HCOO होल ट्वाइस CA होगा। करें इसका शुष्क आसवन द्वारा, केवल क्या करना है, इसको हमको गर्म करना है। क्या होगा, मैं इसको रब करके दिखा रहा हूं। तो ये कुछ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCOO और कैसा CA, वही है ना। तो होता क्या है ना, ध्यान रखिएगा, ये यहां पे दिख रहा होगा, ये यहां का एक और ले लीजिए O, तो क्या बन गया, CA, ये भी C ना, CO3, CA COO और कैसा HO3, क्या बचा यहां पे, 2H और एक CO। तो यहां गर्म करने से क्या होता है ना, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये जो बचा HCHO इस प्रकार मिलेगा, कैसा HCHO, क्या मिला हमको यहां पे, फार्मेल डिहाइड मिला। पहली परिस्थिति। दोस्तों मैं पहले समीकरण दिखा दे रहा हूं, फिर बातें अच्छे समझ में आएगी।
अब दूसरा मान लीजिए हम क्या करते हैं, दूसरा कोई वसा अम्ल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? तो ले लेते हैं CH3COO होल ट्वाइस Ca। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो ऐसे लिख सकते हैं CH3COO और कैसा Ca। इसके साथ मान लीजिए हम इसी कैल्शियम फार्मेट HCOO होल ट्वाइस Ca को भी लेते हैं और इसको हम गर्म करते हैं। दोनों को मिला के गर्म कर रहे हैं। हमने क्यों मिलाया बात करेंगे आगे। तो देखिए क्या होगा, यहां भी वही परिस्थिति होगी। ये Ca और CO3 ये तीनों निकल जाएगा। यहां क्या बचेगा? CH3CO और CH3। और यहां क्या बच रहा है यहाँ पे? तो यहां बच रहा है 2HCO। तो ध्यान रखिएगा यहां भी CaCO3 और यहां भी CO3। कुल मिला के क्या होगा? 2 CaCO3 निकलेगा। हमने क्या कहा, यहां क्या बचेगा? तो देखिए यहां बच रहा है H और बच रहा है H और क्या बच रहा है? CO। यही वाला मैं दिखा रहा हूं उठा करके। अब ये मिलके बनता कैसा समझिए। देखिए यहां क्या होता है ना, CH3CO एक H को पकड़कर बना लेगा कैसा? CH3CHO। ये CH3CO और H। अब इधर क्या बचा है? CH3। इसको भी देखिए क्या बचा है? CHO। यानी दो अणु कैसा बन गया? एसिटिल्डिहाइड का ही बना। अब एक तीसरी परिस्थिति समझिए दोस्तों। अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ दें, CH3COO होल ट्वाइस क्या कर रहे हैं हम? Ca ले लें। तो देखिए क्या बच रहा है यहां पे? ये CaCO3 बचा, CH3CO CH3। आप खुद अनुभव करिए। तो यहां बचा CH3CO CH3। यहां भी क्या निकलेगा? CaCO3। क्या बना यहां पे? एसीटोन। यानी यहां पे क्या बना? कीटोन। अब जरा परिस्थितियों को समझाइए। हमने 3 बातों से क्या समझना चाहा, समझिए। अगर हम वसा अम्ल का जो सबसे सरल लेवल क्या है? कैल्शियम फार्मेट। अगर इसका हम शुष्क आसवन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फिक्स है। वसा अम्ल के कैल्शियम फार्मेट को छोड़ करके अन्य वसा अम्ल के किसी भी कैल्शियम लवण के साथ अगर क्या करें हम? कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करें तो हमें क्या मिलेगा? उच्च एल्डिहाइड मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, एल्डिहाइड बनाने के लिए यही जिम्मेदार होता है। और अगर कैल्शियम फार्मेट को छोड़ दे अन्य किसी भी वसा अम्ल के अगर हम कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करते हैं तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा? कीटोन। इससे बड़ा लेंगे तो क्या होगा? और उच्च कीटोन मिलेगा। इससे और बड़ा लेंगे तो और उच्च कीटोन मिलेगा। यानी एल्डिहाइड बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वह कौन निभाता है? ये कैल्शियम फार्मेट निभाता है। यानी एल्डिहाइड बनाने में कैल्शियम फार्मेट ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका निभाता है। अगर कैल्शियम फार्मेट प्रेजेंट यहां पर नहीं होगा तो किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? यहां पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कैल्शियम फार्मेट का हम शुष्क आसवन करें तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम फार्मेट को छोड़कर अन्य किसी भी वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम फार्मेट के साथ आसवन करें तो क्या बनेगा? हमको उच्च एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और आखिरी है क्या कि कैल्शियम फार्मेट को छोड़ दें और केवल एवं अन्य किसी वसा अम्ल के कैल्शियम लवण का हम शुष्क आसवन करें तो हमें क्या मिलता है? कीटोन प्राप्त होता है। दोस्तों यही एक ऐसा 3 परिस्थिति तो हम देख चुके हैं कि ये ही जो है मेन एल्डिहाइड बनाने के लिए जिम्मेदार है। अकेले रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, किसी के साथ और रहेगा तो क्या होगा? उच्च एल्डिहाइड बनता है। यही एक ऐसी दूसरी विधि कैसा? वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। चलते हैं दोस्तों तीसरी प्रोसेस कैसे बनाएंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन। तीसरा है क्या? एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले यौगिक। अब डबल बॉन्ड वाले यौगिक देखेंगे किस प्रकार यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अब आपको एल्कीन में 2 तरह से एल्कीन हम लेके चलेंगे। किस प्रकार का एल्कीन लेके चलते हैं उसके हिसाब से बनता है क्या एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए समझते हैं। अगर हम क्या करें, हम कैसा R CH डबल बॉन्ड CH और कैसा R डैश प्रकार का एल्कीन ले। एक तरह से प्राथमिक एल्कीन है या कुछ भी हो सकता है। और अगर क्या करें, सबसे पहले अगर हम इसका ओजोन के साथ क्रिया कराएं तो ध्यान रखिएगा यह एक माध्यमिक यौगिक बनता है।
हालांकि ये क्रिया ध्यान रखिएगा किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होता है, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करें। तो अगर RCH डबल बॉन्ड CHR- प्रकार का एल्किन का क्या करें हम, ओजोनीकरण करें, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए होता क्या है, डबल बॉन्ड टूटेगा, कुछ ऐसा टूटता है RCH, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन यहां ज्वाइंटर का काम करता है, CH और कैसा R-। अब यहां कार्बन की बैलेंस 1 2 3 ही दिखाई देगा। अब जो 2 ऑक्सीजन होता है ना, ये इस प्रकार जुड़कर यहां क्या करता है, रिंग बनाता है। ये बना यौगिक यहां क्या कहलाता है, ओजोनाइड कहलाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से यानी ओजोन शब्द से यहां उत्पत्ति कैसा हो गया, ओजोनाइड बना। अब क्या करते हैं, इसका हम जल अपघटन करते हैं जिंक की उपस्थिति में, यानी क्या होगा, H2O प्लस कर सकते हैं जिंक, इसका कह सकते हैं हम जल अपघटन करते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, कुछ किताबों में आसवन भी लिखा मिलेगा। तो जरा समझिए होता क्या है। देखिए होता क्या है ना, ये जो R आप अनुभव करिए, यहां पे क्या दिख रहा होगा, RCHO, इधर भी क्या दिख रहा होगा, R-CHO, बचा O। इस ऑक्सीजन को ये जल पकड़ लेता है और बना लेता है क्या, H2O2। इधर क्या मिला हमको, तो हमको एक मिला कैसा, RCHO मिला, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, और एक प्लस क्या मिलेगा हमको, R-CHO। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो एक ही प्रकार का एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, 2 अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड बनेगा। तो ये है एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। यानी अगर हम RCH डबल बॉन्ड CH प्रकार के एल्किन का क्या करें, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन के साथ क्रिया कराएं तो एक माध्यमिक यौगिक बनाता है क्या, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का क्या करें, हम जल अपघटन कराए, या जल के साथ जिंक की उपस्थिति में जल के साथ आसवन कराए, जल अपघटन कराए, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। यही एक ऐसा तीसरा विधि एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। तो हम चले क्या, एल्डिहाइड। अब एक दूसरी परिस्थिति तो समझिए दोस्तों, अब कहीं ऐसा एल्कीन हो तो कैसा, R2CH, अरे R2C डबल बॉन्ड, H नहीं है ना, C और कैसा R2-। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा R-C डबल बॉन्ड कैसा C, इधर कैसा R और इधर भी कैसा R-। दिख रहा है ना, सेम परिस्थिति है, जरा समझिए। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, ओजोन के साथ करा रहे हैं। कंडीशन वही है CCl4 के। तो क्या बनेगा, देखिए जरा सा, हम इसी में लेके चलते हैं। तो बनेगा R2COC और कैसा इधर है ना, R2- और इधर कैसा O, इधर भी कैसा O, बना कैसा, ओजोनाइड। अब सेम कंडीशन वही है, यहां पे जल अपघटन करा रहे हैं या आसवन करा रहे हैं, आसवन भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बना, ये R2CO, इधर दिख रहा होगा R2CO, और प्लस क्या बना यहां पे, R2-CO, और साथ में ही बनेगा कैसा यहां पे, H2O2। देखिए R2CO का मतलब क्या हो गया, RCO और R यही हुआ ना, R2-CO का मतलब भी वही हो गया, कैसा R-CO और कैसा R-। अब अनुभव करिए, अगर ये दोनों R इक्वल होंगे तो क्या होगा, एक ही प्रकार का कीटोन बनेगा। तो यहां कुल मिलाकर क्या बनता है, कीटोन। तो देखिए इस विधि पर, एल्कीनों की जो ओजोनीकरण विधि है, इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का एल्किन लेके चलते हैं। अगर हम RCH डबल बॉन्ड CHR- प्रकार का एल्किन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एल्डिहाइड मिलेगा। और उन्हीं परिस्थितियों में अगर हम R2C Cr2- प्रकार का एल्किन लेते हैं तो इस परिस्थिति में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कीटोन मिल रहा है। ये है, कह सकते हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कौन सी विधि, तीसरी विधि, किसके द्वारा, एल्कीनों के ओजोनीकरण के द्वारा। चलिए दोस्तों अगली विधि की ओर देखते हैं। चौथा और कह सकते हैं ये विधि काफी महत्वपूर्ण मोस्ट है, और क्या है, रोजेनमुंड अपचयन। इस विधि में कुछ खास बातें समझिएगा दोस्तों। जब भी रोजेनमुंड अपचयन आएगा ना, तो पहला चीज तो क्या होगा, उत्प्रेरक के रूप में आएगा यहां पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक। एक चीज हमेशा चाहिए, कहीं भी अगर रोजेनमुंड शब्द आ गया मतलब आप आंख मूंद के नोट कर लीजिए कि उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट ही होगा। और यहां बेस के रूप में जो उपयोग करते हैं ना, उबलता हुआ जाइलिन, ये बेस है इसका, इसके बिना यह अभिक्रिया संभव नहीं है।
एक तो पैलेडियम युक्त कैसा बेरियम सल्फेट और दूसरा कैसा उबलता हुआ जैलिन। ध्यान रखिएगा यहां पे अपचयन करते हैं तो तीसरे पदार्थ जो होगी वो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, H की, 2H हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा ये H लिखे, H2 ना लिख करके है H लिखते हैं 2H के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3 पदार्थ फिक्स है रोजेनमुंड अपचयन के लिए। यानी जब भी कहीं परीक्षा में आएगा रोजेनमुंड अपचयन तो आपको 3 चीजें बिल्कुल याद रखना होगा कंटेस्ट की इस अभिक्रिया में हमको क्या चाहिए, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए उबलता हुआ जैलिन चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए हमको हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इसी हाइड्रोजन के द्वारा हम क्या करेंगे अपचयन करेंगे। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं हम एसिड क्लोराइड लेते हैं RCOCl। अब ध्यान रखिएगा ये क्या है एसिड क्लोराइड है। अगर एल्किल मूलक लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये सामान्य एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड बनाने की विधि है। और अगर क्या करेंगे एरिल मूलक के लेंगे तो क्या होगा हमको बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। हमने क्या कहा H रहेगा, कंडीशन वही रहेगा, कौन सा ऊपर लिखेंगे हम PDBSO4 पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, और नीचे क्या लिखेंगे वही उबलता हुआ जैलिन, उबलता हुआ जैलिन। ध्यान रखिएगा यहां पे क्या होगा वही 2H भाग लेगा। तो क्या होता है ना एक H इस Cl को पकड़कर बना लेता है क्या HCl। अब बात खोन अनुभव करिए क्या बचा RCO, इसमें बीच में H को ले जाइए तो क्या बनेगा RCHO। बस यही है रोजेनमुंड अपचयन। परीक्षा में आएगा तो क्या होगा कि जब किसी एसिड क्लोराइड को उबलता हुआ जैलिन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो क्या मिलता है एल्डिहाइड बनता है। जब किसी एसिड क्लोराइड का उबलता हुआ जैलिन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। दोस्तों ये एल्डिहाइड बनाने की विधि हुई। क्या कीटोन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कीटोन का निर्माण जो होता है ना इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता है, इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये केवल कह सकते हैं एल्डिहाइड बनाने की कह सकते हैं एक विधि है। यही था कैसा रोजेनमुंड अपचयन। अगर टिप्पणी आएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा, सीधी सी बात है कि जब किसी एसिड क्लोराइड का क्या करेंगे हम उबलता हुआ जैलिन में पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। चलिए दोस्तों 5वां विधि देखते हैं, कौन सा स्टीफेन विधि के द्वारा। हम इस विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्या है स्टीफेन विधि, तो इसको जरा हमको समझना होगा। ध्यान रखिएगा जैसे ये रोजेनमुंड महत्वपूर्ण है वैसे स्टीफेन विधि में भी क्या है अपचयन ही होता है। इसमें भी क्या होता है हाइड्रोजन का यूज होता है। हाँ ये बात करें तो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं यहाँ पे एल्किल साइनाइड यूज होगा RCN। एल्किल साइनाइड की सहायता से यहाँ पे कह सकते हैं एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। क्या कराएंगे सीधी सी बात है यहां भी अपचयन होगा। अब ये अपचयन मतलब क्या होगा यहां भी वही हाइड्रोजन के साथ ही संयोग होगा 2H ही भाग लेगा। पर वहां क्या है उत्प्रेरक में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट था, यहां क्या होगा ना किससे तो यहां पे जो होता है ना स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दोनों की क्रिया के द्वारा यहां पे हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। यानी एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या करते हैं हम अपचयन करते हैं। तो होता क्या है ना सबसे पहले यहाँ पे एक माध्यमिक यौगिक बनता है। कैसे बनता है जरा समझिए। यहां देखिएगा C और N के बीच क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और बनता है क्या R, एक H यहां जुड़कर CH और एक H N के साथ जुड़कर बना लेगा कैसा NH। यहाँ पे एक माध्यमिक यौगिक बनता है। ठीक है, अब इसी माध्यमिक यौगिक का क्या करते हैं हम जल के साथ आसवन करते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है ना, आसवन करते हैं मतलब वाष्प को दूसरी जगह। तो क्या होता है देखिए ये दोनों H क्या होगा इस NH के साथ जुड़कर बना लेता है क्या NH3, NH प्लस H2 बचा O। अब इस RCH के साथ O जुड़कर क्या बना लेगा RCHO, यानी क्या बना यहाँ पे तो ये बन गया कैसा एल्डिहाइड। यानी रोजेनमुंड विधि में क्या है ध्यान रखिएगा यहाँ पे
तो ये 2 पदों में अभिक्रिया होती है। सॉरी, स्टीफन विधि में क्या होता है, अभिक्रिया यहाँ पे 2 पदों में होती है, जबकि रोजेनपुर में क्या है, केवल एक ही प्रोसेस में हो गया। तो क्या हो जाएगा परिभाषा, सीधी सी बात इसमें कि जब किसी एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से अपचयन कर प्राप्त माध्यमिक यौगिक का क्या करते हैं, जल अपघटन या जल के साथ आसवन करते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम स्टीफन की विधि कहते हैं। यही है क्या, स्टीफन की विधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस विधि के द्वारा भी कह सकते हैं कीटोन का निर्माण नहीं होता है। यानी चाहे वो रोजेनमूड अपचयन हो, चाहे वो स्टीफन विधि है, दोनों के द्वारा केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही है मुख्य रूप से कैसी 5 विधियां जो एल्डिहाइड और कीटोन की क्या है, बनाने की विधियां हैं। दोस्तों देखा जाए तो मैक्सिमम किताबों में यही 5 विधियां हमको दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी की ओर। दोस्तों चलते हैं कहां, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण भी हैं, गलनांक और अथनांक है, वो बहुत चूंकि सिंपल है और समय का क्या है, अभाव है भी है ना। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं कहां, रासायनिक गुण की ओर। फिजिकल प्रॉपर्टी आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, बहुत कठिन जटिल नहीं है, इसीलिए क्या है मैं सीधे कहां चल रहा हूं, रासायनिक गुण की ओर। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे रासायनिक गुण मिलेंगे। मैं केवल उन्हीं रासायनिक गुणों को यहाँ पे टच कर रहा हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण हो, जो अक्सर क्या है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे रासायनिक गुण हैं। तो पहला जो रासायनिक गुण है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन, या इसी को हम कहते हैं क्या, क्लीमेंसन अपचयन। तो हम देखेंगे कि अगर एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कीटोन का अपचयन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए हम 2 चीर परिचित लेके चलेंगे रासायनिक गुण में। एक एल्डिहाइड के रूप में क्या लेके चले हम हमेशा, सबसे अधिक यूज होने वाला क्या है, एसेटेल्डिहाइड, CH3CHO, क्या नाम है इसका, एसेटेल्डिहाइड है, इसी को लेके चलते हैं। और दूसरा कीटोन के रूप में लेके चलेंगे CH3CO और CH3। अपचयन है मतलब ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका यूज होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का ही यूज होगा। अब समझना होगा कि हाइड्रोजन आएगा कहां से। इस हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिएगा जिंक अमलगम का यूज करते हैं, और साथ में प्लस इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ZnHg है ना, ZnHg, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा इन्हीं की क्रियाओं से यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एल्डिहाइड, एक कीटोन के रूप में क्या है यहाँ पे, एसीटोन है ना, ये सबसे फेमस कीटोन है। अब हम देखते हैं कि अपचयन करते हैं तो होता क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है ना, यहां का 2H इस O को लेकर बना लेता है क्या, H2O, दोनों में बनाएगा 2H, अभी संख्या लगाएंगे, 2H और A को लेकर बनाया कैसे, H2O। यहां क्या बचा, CH3, इधर बचा केवल CH, यहां बचेगा क्या बचेगा, तो यहां बचेगा CH3C और इधर भी क्या बचेगा, CH3। अब अनुभव करिए, अब इसकी बैलेंसिंग तो पूरा करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे 2 और H की आवश्यकता होगा, मतलब CH3 क्या बना यहाँ पे, एथेन बना। यहां भी 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या बना, ये प्रोपेन बना। यानी कुल मिलाकर यहां क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। कुल मिला के 2H यहां 2, कुल मिलाकर कितना यहाँ पे 4H की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे 4H यूज हुआ। बस यही है दोस्तों कैसा, क्लीमेंसन अपचयन, कि जब किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन का हम क्या करें, जिंक अम्लगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से अपचयन करते हैं, तो मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है, एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसे ही हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा बोल लूं, क्या होगा कि जब किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन का जिंक अम्लगम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से अपचयन किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, तो क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। यही दोस्तों पहला रासायनिक गुण कैसा, क्लीमेंसन अपचयन। चलते हैं कहा, दूसरे रासायनिक गुण की ओर। दूसरा क्या रासायनिक गुण है दोस्तों, हैलोजनीकरण। यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करेंगे, हैलोजन के साथ क्रिया करेंगे। हैलोजन के रूप में या तो हम
क्लोरीन के साथ करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं और आयोडीन के साथ करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वही ASA एल्डिहाइड लेकर चलते हैं CH3CHO, और मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए अगर क्रियात्मक समूह है तो इसका पड़ोसी क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ से हट जाता है। ये 3H क्या करेगा, यहां से 3Cl को पकड़कर बना लेगा कैसा, 3HCl। बचा के बचे हम C, इस H का स्थान यहां Cl लेगा और बना लेगा क्या, CCl3CHO। क्या कहेंगे इसको हम, इसको हम यहां पे कहते हैं ट्राइक्लोरो एसेटिल्डिहाइड। इससे परिचित होंगे दोस्तों, 11th पढ़े होंगे आप लोग। क्लोरोफॉर्म निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसी को जो होता है दूसरी भाषा में इसको कहते हैं क्या, हम क्लोरल के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिला के 3 और 3 6Cl का यूज, मतलब क्या होगा, 3 अणु क्लोरीन का लेता है भाग। तो जब किसी एल्डिहाइड का हम हैलोजनीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ट्राई हेलो। देखिए क्लोरीन लिए तो ट्राई क्लोरो, ब्रोमीन लेंगे तो क्या होगा, ट्राई ब्रोमो, आयोडीन लेंगे तो क्या होगा, ट्राई आयोडो। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, कार्बन के बगल में जो है ना हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन, उसके सारे हाइड्रोजन भाग लेंगे। देखिए सबसे सरल वैसे क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है। अब ये क्या है, इसका पड़ोसी कार्बन है नहीं है, इसलिए क्या है ना, ये अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, याद रखिएगा। इस अभिक्रिया के लिए शर्त है कि क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन होना चाहिए, जिसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस अल्फा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटोन में भी वही लागू होता है। हालांकि सबसे सरल कीटोन भी आप देखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड ध्यान रखिएगा, इसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड यह क्रिया क्या होता है, नहीं देता है। चलिए दोस्तों, इसके जगह हम क्या करते हैं, कीटोन लेके चलते हैं। मान लीजिए हम एसीटोन लेके चल रहे हैं, CH3CO CH3, और मान लीजिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ ही करा रहे हैं क्रिया। इसका भी 3 अणु भाग लेगा, और यही होगा यहाँ पे अल्फा कार्बन फिर का क्या होगा, यहाँ बन जाएगा CCl3CO और कैसा CH3, और प्लस यहां बनेगा वही 3HCl। देखिए दोस्तों, इधर भी अल्फा कार्बन है, पर ध्यान रखिएगा एक ही अल्फा कार्बन, या तो इधर का दोनों तरफ का नहीं लेगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। मालूम पड़ा इसको भी हटा दिया, इसको ऐसा नहीं होगा, केवल एक ही तरफ के अल्फा कार्बन को। इसका जो नाम पड़ेगा, क्या पड़ेगा यहाँ पे, ट्राई क्लोरो, और क्या कहेंगे हम, एसीटोन कहेंगे। तो अगर किसी एल्डिहाइड अथवा क्या करें हम, कीटोन का क्या करें हम, हैलोजनीकरण कराएं, तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड और ट्राई हेलो क्या मिलेगा हमको, कीटोन प्राप्त होता है। इसी में एक रोचक जानकारी दोस्तों, जरा इसको हम समझते हैं। क्या है जानकारी, जरा हम देखें। अगर मान लीजिए हम इसी एसीटोन का CH3CO CH3 का अगर किसके साथ क्रिया करा होते, ब्रोमीन के साथ, तो वही हुआ होता, CBr3CO और CH3, और क्या बनता, 3HBr बनता, वही बनता ना। अब जरा इस बात को समझिए, यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसी क्रिया में हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जरा समझिए। इसी क्रिया को उठा लें हम, CH3CO CH3, और क्या कर रहे हैं हम, ब्रोमीन के साथ क्या कर रहे हैं। अब यहां उत्प्रेरक के रूप में ग्लासियल बिल्कुल शुद्ध एसिटिक अम्ल ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। शुद्ध क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसिटिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में अगर हम ये क्रिया करा रहे हैं तो क्या होता है, इसको जरा समझना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या देखा गया है कि इसका 3 अणु भाग नहीं लेता है, केवल 1 अणु भाग लेगा, और यहां से केवल एक H निकलता है। बनता है क्या है, CH2Br, एक H निकलेगा, और बनेगा क्या, CO, और इधर क्या CH3, और यहां बनेगा HBr। इसकी प्रेजेंस के कारण यहां जो एसिटिक अम्ल लिया जाएगा ना, बिल्कुल शुद्ध रहेगा, ग्लासियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध। तो अगर एसीटोन की क्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ ग्लासियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाए, तो क्या होता है, यहां पे मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है। वहां क्या ट्राइब्रोमो था, यही था ना, यहां पे यहां ट्राइब्रोमो एसीटोन था, यहां क्या बनता है, मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है, जो कि अति महत्वपूर्ण, ये वेरी मोस्ट कह सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज है ये। इसकी खासियत है ना कि ये गैस रूप में होता है, और अगर हमारे आंखों में चला जाए
तो बहुत तेजी से क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है, हम आंख नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस पदार्थ को यहां पर कैसा, तो अश्रु गैस के रूप में यूज होता है। तो ऐसा आ सकता है अश्रु गैस क्या है, ध्यान रखिएगा और भी होते हैं पर ये भी अश्रु गैस का मेन काम करता है। तो इसी संबंधित है, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्या होगा कि जब एसीटोन की अभिक्रिया ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, तो यहां मोनोब्रोम एसीटोन बनता है जो कि क्या है, गैसीय रूप में होता है। और अगर हमारा आंखों में चला जाए तो क्या होगा, बहुत तेजी से जलन होता है, जलने लगता है, आंसू निकलने लगेगा। जलन होगा और जलन होगा तो क्या होगा, आंसू निकलेगा ही। गलती से अगर क्या होगा, नमक के कण या मिर्ची के कण आंख में चला जाएगा तो क्या होगा, जलन उत्पन्न होगा, आंसू निकलेगा। तो ये अश्रु गैस, इसे ध्यान रखिएगा इसका उपयोग क्या करते हैं, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस के रूप में उपयोग करते हैं, किसका, मोनोब्रोमो एसीटोन का। यही दोस्तों कैसा था दूसरा रासायनिक गुण किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये चूंकि अति महत्वपूर्ण टॉपिक था इसके बारे में, इसीलिए हमने क्या इस पर फोकस रखा। तो हम कह सकते हैं कि जब एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है, जो कि क्या है, प्रबल अश्रुकारी पदार्थ है। अतः इसका उपयोग कैसा, अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा रासायनिक गुण देखिए दोस्तों, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन भी आ सकता है या एल्डोल संघनन भी लिखा आ सकता है। अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वेरी मोस्ट है बिल्कुल। और ये कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कंपटीशन की दृष्टि से कह लो या फिर बोर्ड की परीक्षाओं से अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इस पर बिल्कुल टारगेट आपका होना चाहिए। एल्डोल के नाम से भी आ सकता है, एल्डोल के नाम से भी आ सकता है, एल्डोल भी हो सकता है। तो क्या होता है एल्डोल कंडेंसन या क्या होता है एल्डोल संघनन, जरा समझिए। तो ये भी कह सकते हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के कैसे कर सकते हैं, रासायनिक गुण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एल्डोल कंडेंसन के लिए एक कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए और कैसा, कीटोन। तो हम कह सकते हैं केवल एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्या होता है, फार्मिल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं कि फार्मिल्डिहाइड यह क्रिया क्या होता है, नहीं देता है। अन्य सभी एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा, ये क्रिया देगा। एल्डोल संघनन के लिए शर्त है ना कि भाग लेने वाले पदार्थ में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु होना चाहिए, तभी भाग लेगा किसमें, एल्डोल संघनन में। हाँ, इसके दो अणु भाग लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक अणु अल्फा वाला हो, दूसरा बिना अल्फा वाला, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या है एल्डोल संघनन। देखिए, अगर हम क्या करें ना, किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन, वैसे अगर देखा जाए ना तो एल्डोहल संघनन के लिए क्या करते हैं, यहां पे किसका यूज करते हैं हम, कार्बोनिल यौगिक का यूज करते हैं। हमको मालूम है एल्डिहाइड भी कार्बोनिल यौगिक है, कीटोन भी क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कार्बोनिल यौगिक को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, किसके साथ, कोई भी तनु क्षार के साथ। तनु क्षार जैसे हम ले क्या, NaOH, KOH, BHOH वर्ल्ड, बस इसका क्या है, तनु उपस्थिति होना चाहिए। इसमें गर्म करें तो क्या होता है, जरा हम समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं क्या, CH3CHO, जरा अनुभव करिए, CH3CHO। ध्यान रखिएगा, या तो डायरेक्ट दो अणु भाग ले सकते हैं या इस प्रकार हम दो अणु भाग लेंगे। मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं, किसके उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में। जरा समझिए क्या होता है, ये भी एक कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। चलिए, तो क्या होता है, देखिए कुछ ऐसा होगा ना, यहां का 2H और यहां का दें एक H और यहां का एक O मिलकर क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्या बचेगा, देखिए जरा समझिए, CH3CH, समझिए, यहां का एक H और यहां का O एक मिलकर बना लेगा कैसा, OH। अब इसमें जुड़ जाएगा ये, आगे क्या बचा, CH2 और क्या बचा, CHO। यानी यहां एक ऐसा यौगिक बना जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी और कैसा है, एल्कोहल ग्रुप भी है। यही है एल्डोल संघनन।
अब अगर मान लीजिए इसके जगह हम क्या करें, कीटोन ले लें। क्या ले लें हम, जैसे मान लीजिए हैं CH3CO CH3, इसका भी 2 अणु भाग लेगा। CH3CO और कैसा CH3, सेम कंडीशन। मान लीजिए हम तनु BaOH होल ट्वाइस ले लिए, इसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहां भी होता है ये CH3C। सुविधा के लिए हम CH3 कहां ले गए, नीचे। इसका O और इसका H मिलकर ऊपर क्या बना लेगा, OH। बचा इधर क्या, CH2CO और कैसा CH3। तो देखिए यहां यौगिक कैसा मिला, यहां कीटोन भी है, एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी और कैसा एल्कोहल भी है। यानी हमें एक ऐसा यौगिक मिलता है जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का गुण होता है, या एल्कोहल और कीटोन दोनों का गुण पाया जाता है। यही क्रिया है क्या, एल्डोल संघनन। तो क्या हो जाएगा कि जब किसी कार्बोनिल यौगिक को किसी तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल यौगिक के 2 अणु आपस में संघनित होकर या जुड़कर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल और कीटोन दोनों क्रियात्मक समूह पाया जाता है, या दोनों का गुण पाया जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है। तो जब किसी कार्बोनिल यौगिक को तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल यौगिक के 2 अणु आपस में संघनित होकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल और कीटोन दोनों का गुण पाया जाता है। इसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। दोस्तों यही था कैसा, एल्डोल संघनन। देखिए दोस्तों, इसी में एक पॉइंट को और जरा समझिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, एल्डोल संघनन का ही पॉइंट है। ठीक है, जरा समझिए। कीटोन का ही बात करें हम, थोड़े ये अलग पॉइंट क्या है जरा समझते हैं। ये फर्स्ट ले लें, इसी को सेकंड ले लें। थर्ड पॉइंट क्या ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर कीटोन का, ये कीटोन का ही रासायनिक गुण है, अगर इस एसीटोन या कीटोन का क्या करें हम, सांद्र H2SO अम्ल अगर लेते हैं हम, सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में आसवन करें तो याद रखिएगा इसका 3 अणु भाग लेता है, और 3 अणु भाग लेकर के यहां क्या बनाता है, एक चक्रीय यौगिक बनाता है। इस प्रकार 3 अणु जल का बाहर निकलेगा यहां पे, और इस प्रकार बनाएगा कैसा, ऊपर CH3, इधर भी CH3 और इधर भी क्या CH3। इस यौगिक को क्या कहते हैं हम, ट्राइमेथिल बेंजीन कहेंगे। ट्राइमेथिल बेंजीन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को हम मैसिटिलीन भी कहते हैं। देखिए वही यौगिक है, जब क्षार के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे एल्डोल संघनन हो रहा है। लेकिन जब इसी पदार्थ को हम अम्ल के साथ आसवन कर रहे हैं तो यहां एक चक्रीय यौगिक बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइमेथिल बेंजीन। इसका समझेंगे कैसे बन रहा है, जरा समझिए। तो देखो, समझने के लिए हम इस प्रकार चल रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए क्या है, CH3CO और क्या है CH3, यही है ना, समझो। यहां से 2H और यहां से एक O मिलकर क्या बना ले रहा है, H2O। तो क्या बचेगा, देखिए जरा से, CH3 इधर C, इधर क्या बचेगा CH। समझ पा रहे होंगे क्या क्या बचा इधर, CH3C और CH। यहां से H2O निकल गया, तो इसके कितने अणु, हम इसको ऐसे व्यवस्थित कर लें, CH ऊपर कैसा, ये CH3 पहला अणु हो गया, इसका दिख रहा होगा, तीनों जगह से जल निकल रहा है। CH दूसरा अणु को व्यवस्थित करें हम तो क्या हो जाएगा, ये CH, C इधर कैसा CH3। तीसरा भी वैसे व्यवस्थित कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH इधर क्या C इधर कैसा CH3। यानी इसका पहला अणु, दूसरा, तीन अणु निकल गया जल का। अब यही तीनों आपस में क्या होंगे, इस प्रकार ज्वाइंट होंगे और अल्टरनेट में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे। यही पदार्थ कहलाता है क्या, ट्राइमेथिल बेंजीन, या इसी का नाम है क्या, मेसिटिलीन। तो देखिए यौगिक वही है, क्षार के साथ अगर क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, आसवन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एल्कोहल और कीटोन दोनों वाला गुण मिल रहा है। एसीटोन की विशेषता बता रहा हूं। लेकिन अगर उस क्षार की जगह अगर अम्ल के साथ हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चक्रीय यौगिक क्या बनता है, यहाँ पे ट्राइमेथिल बेंजीन, या फिर कह सकते हैं क्या, मेसिटिलीन बनता है। यही दोस्तों कैसा, एल्डोल संघनन। चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट की ओर।
दोस्तों इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न के रूप में आता है कि क्या है क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए ये एल्डोल संघनन का ही पार्ट है। हमने क्या देखा था एल्डोल संघनन में, एल्डिहाइड के 2 अणु ले रहे थे, कीटोन का 2 अणु ले रहे थे। अब जरा समझिए, अगर 2 अणु में क्या है, दोनों अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो या दोनों अलग अलग कीटोन हो, या फिर क्या हो, एक एल्डिहाइड हो और दूसरा क्या हो, कीटोन हो। यानी अगर एल्डोल संघनन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड भाग ले या 2 अलग अलग कीटोन भाग ले अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भाग लेना, तो इस एल्डोल संघनन को हम क्या कह देंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। प्रक्रिया वही रहेगा कि 2 कार्बन यौगिक हम यूज करेंगे, तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, हमको वही मिलेगा, एल्कोहल और एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल और कीटोन मिलेगा। शर्त यह है कि भाग लेने वाले दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होना चाहिए या भाग लेने वाले दोनों कीटोन अलग अलग होना चाहिए अथवा एक एल्डिहाइड और कैसा होना चाहिए, दूसरा कीटोन होना चाहिए। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ले लिए, पहला कैसा ले लिया हमने, HCHO, ये एल्डिहाइड ले लिया। दूसरा क्या ले लिया हमने, CH3CHO। अब अनुभव करिए क्या होगा यहां पे। देखिए इसको मान लीजिए हमने तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म किया, तो देखिए क्या है यहां पे, ये 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो गया। हमने कहा था फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड किसी अन्य अल्फा कार्बन वाला है, ये पड़ोसी अल्फा कार्बन वाला है, एक कम से कम होना चाहिए, हम बात कर चुके हैं। तो क्या बचेगा, देखिए यहां पे ये CH3 और CH, यहां का O और यहां का एक H मिलकर क्या बना लेगा, OH, क्या बचेगा, CHO। यानी यहां एक एल्डिहाइड और दूसरा कैसा, एल्कोहल का गुण है। अब मान लो इसी प्रकार 2 कीटोन ले लिए, CH3CO और कैसा, CH3, दूसरा क्या ले लिया, CH3 CH2 CO और कैसा, CH3, और इसको हमने क्या किया, तनु के OH की उपस्थिति में गर्म कर दिया। देखिए यहां पे क्या डाइमेथिल कीटोन है, यहां पे मेथिल एथिल कीटोन है, तो परिस्थिति वही होगा। यहां पे CH3 C, नीचे CH3, ऊपर कैसा, इसका O और इसका H मिलकर बना लेगा OH। इधर क्या बचा, CH2, फिर CH2 CO और कैसा, CH3। ये भी क्या कहलाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगा। या तीसरी परिस्थिति ऐसा भी हो सकता है क्या, कि एक एल्डिहाइड ले ले CH3CHO और दूसरा क्या ले ले, कीटोन ले ले CH3CO और CH3। हमने क्या किया, तनु BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो क्या बचेगा, वही बचेगा यहाँ पे CH3CH, इसका O इसका H मिलकर क्या बना लेगा, OH। इधर क्या बचा, CH2CO और CH3। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे यहाँ पे, क्रॉस एल्डोल के संघनन के। क्यों कहलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस क्रिया में एल्डोल संघनन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड भाग ले रहा है, यहां 2 अलग अलग कीटोन भाग ले रहा है, अथवा यहां एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भाग ले रहा है। तो एल्डोल संघनन का ही दूसरा रूप है क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एल्डोल संघनन की प्रक्रिया में 2 अलग अलग एल्डिहाइड अथवा 2 अलग अलग कीटोन अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भाग लेता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यही है दोस्तों कैसा, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ रासायनिक गुण। चौथा है दोस्तों क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। अब हम ये देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया क्या होता है। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुण चल रहे हैं। तो पहली बात तो यह है ना कि एल्डिहाइड यह क्रिया नहीं देता है, ये केवल कह सकते हैं कीटोन का एक विशेष गुण है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। दोस्तों क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया में जो है ना, एसीटोन का ही सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, CH3CO और कैसा, CH3। मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CHCl3, इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के लिए ध्यान रखिएगा यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखिए होता क्या, समझिए, ये ऐसा बनता है, CH3, इधर C और कैसा
CH3। ये बचा O। ये O क्या करता है, इस H को पकड़कर बना लेगा इधर OH। इधर क्या बचा, CCl3। ये बना पदार्थ जो है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीटोन कहलाता है। और याद रखिएगा, क्लोरीटोन को कई किताबों में निद्राकारी औषधि के रूप में भी माना जाता है, नींद की दवाई के रूप में भी। और जब कभी क्या होता है, चक्कर आता है, हमें अचानक सर घूमने लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, इस औषधि का उपयोग किया जाता है। और भी कीटोन ये रासायनिक गुण देंगे, लेकिन चूंकि यह क्या है, एसीटोन का ये महत्वपूर्ण गुण है क्लोरोटिन बनने का, तो ये प्रश्न आ सकता है क्या होता है जब कीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है। ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा कि जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। ये क्लोरीटोन कह सकते हैं औषधि के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। ये निद्राकारी औषधि भी है, नींद की दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कैसा, अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है, सिर उसका क्या है, घूम रहा है, तो उसमें भी कह सकते हैं इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये था केवल कह सकते हैं किसका, कीटोन का एक रासायनिक गुण। ठीक है, चलिए एक पांचवा देखते हैं क्या है, वो है पीने कॉल में अपचयन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी सेम है। सेम कहने का मतलब है इसमें भी क्या है ना, ये एल्डिहाइड रासायनिक गुण नहीं देता है। पिछला में भी क्या था, एल्डिहाइड नहीं दे रहा था, इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड रासायनिक गुण नहीं देता। ये भी कह सकते हैं कीटोन का एक खास गुण है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये CH3, ठीक है, सुविधा अनुसार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और कैसा, CO। इसको क्या करते हैं ना, मैग्नीशियम अमलगम, और साथ में क्या करेंगे हम, जल। इसके उपयोग से क्या कर, ध्यान रखिएगा, यहां पे अपचयन होता है ना, तो ये हाइड्रोजन हम यूज करते हैं। यहां पे चाहे तो हाइड्रोजन नीचे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस में भी लिख सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन यूज होता है। याद रखिएगा, इसको 2 अणु भाग लेता है। यानी जब क्या करेंगे हम यहां पे एसीटोन का क्या करेंगे, मैग्नीशियम अमलगम और जल की सहायता से अपचयन कराएंगे, तो यहां पे कीटोन का 2 अणु भाग लेगा। और कैसे बनाएगा, देखिए ऐसा बनाता है, CH3C, सुविधा के लिए नीचे CH3, और दूसरा अणु इधर भी वैसी CH3 और नीचे कैसा, CH3। यहां दोनों का 2 O जो है ना, 2 H को पकड़ कर क्या होगा, ऊपर बना लेगा ऐसा OH OH, और ये जुड़ जाएगा। यानी एसीटोन के 2 अणु क्या हो गए, आपस में जुड़ गया, और ये बना यौगिक ही कहलाता है यहां पे कैसा, पीनेकॉल। क्या बन गया, सीधी सी बात है यहां पे, तो पीनेकॉल बनता है। यही एक ऐसा पीनेकॉल में अपचयन। ये ध्यान रखिएगा, कीटोन का एक महत्वपूर्ण गुण है, एल्डिहाइड यह क्रिया नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि जब किसी कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम और जल की सहायता से अपचयन किया जाता है, तो क्या बनता है, पीनेकॉल बनता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर कैसा, पीनेकॉल में अपचयन। ये था कैसा, 5वां रासायनिक गुण की ओर। दोस्तों अभी हम कीटोन के कुछ 2 गुण देखे। अब देखा जाए ना, तो फार्मेल्डिहाइड के भी कुछ अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जो अलग से हम पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण ही, परंतु क्या है, फार्मेल्डिहाइड की कुछ 2 महत्वपूर्ण अभिक्रिया है यहाँ पे जो काफी अति महत्वपूर्ण। इससे प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न आता है कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। चूंकि स्पेशली क्या है, फार्मेल्डिहाइड का रासायनिक गुण है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, इसको फार्मेल्डिहाइड को लेकर चल रहे हैं। जरा समझिए, बहुत ही कर सकते हैं स्पेशल क्रिया है। जरा देखते हैं क्या है। प्रश्न आ सकता है कि कैनिजारो अभिक्रिया समझ से क्या है। तो अगर मान लीजिए हम फार्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं और किसी भी क्षार के साथ गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं, तो यहां एक विचित्र क्रिया होती है, बड़ा स्पेशल होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको क्षार के साथ गर्म कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए क्षार ये भाग लेगा, इसको हम गर्म करेंगे तो देखिए होता क्या, समझिए। वास्तव में देखा गया है ना, तो इसका 2 अणु भाग लेता है। फार्मेल्डिहाइड कितने, 2 अणु भाग लेगा, और दोनों अणु की खासियत होगा, क्या होगा, इसमें से एक अणु जो होता है ना, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अपचयित होता है, रिड्यूज होता है। आप समझिए, फार्मेल्डिहाइड का 2 अणु भाग ले रहा है, उसमें से एक अणु ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा कैसा हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसीलिए कहते हैं स्पेशल क्रिया है। यानी एक ही पदार्थ होने के बाद भी उसका एक अणु अलग क्रिया देता है, दूसरा अणु कैसा, अलग क्रिया देता है। इसे ही कहते हैं हम क्या, कैनिजारो अभिक्रिया।
तो कहा जाता है ना कि जब क्या करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन, ध्यान रखिएगा सांद्र, गर्म करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का जो 2 अणु होता है उसमें एक अणु क्या होगा, अपचयित होगा। ध्यान रखिएगा, जो अणु अपचयित होगा वो बनाता है यहां पे कैसा, एल्कोहल बनाएगा। और जो अणु क्या होगा यहां पे ऑक्सीकृत होगा, वो अम्ल बनाता है। हालांकि अम्ल का लवण बनाएगा, ये अम्ल बनाता है। तो देखिए बनता क्या जरा समझिए। तो पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, यहां पे इसका 2H और दिख रहा होगा अलग से, तो ये मिलके बना लेता है सी, यहां 2H और यहां का एक मान के CH3OH ये बना लेगा। और दूसरा जो बनता है कैसा, HCOONA, यानी यहां एल्कोहल बना, ये कैसा अणु अपचयित होकर बनाया, और ये कैसा अम्ल कैसा बनाया, ऑक्सीकृत होकर के। आप इसको रफली समझना चाहे तो तोड़ सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए तो कैसे बनाया, इसको 2 भागों में तोड़ ले सकते हैं ना, HCOOH है ना, और HCOO कैसा H। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे HCOO इतना भाग और Na मिलकर बना लिया क्या, HCOO, यानी क्या बचा, HCOO इधर बचा और H बचा, और यहाँ क्या बचा OH, यही मिलकर ध्यान रखिएगा, तो CH3OH। तो यही है कैनिजारो अभिक्रिया। प्रश्न आएगा कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो क्या लिखेंगे हम कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को किसी सांद्र क्षार, KOH भी ले सकते हैं, किसी सांद्र क्षार के साथ क्या होता है, गर्म किया जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु में से एक अणु जो होता है अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, जबकि दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाता है। इसे क्या कहते हैं हम, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये खास अभिक्रिया था, इसीलिए हम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड की एक अलग से अभिक्रिया पढ़े। चलिए दोस्तों, एक फॉर्मेल्डिहाइड की और अति महत्वपूर्ण रासायनिक दूसरी अभिक्रिया है, उसको जरा हम देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खास क्रिया है, क्योंकि यहां एक बहुत विशेष पदार्थ बनता है, और एक किसका चल रहे हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड का ही अलग से चल रहे हैं रासायनिक गुण। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ क्या करते हैं, अमोनिया के साथ कराई जाती है। प्रश्न आता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्या होता है, अमोनिया के साथ कराई जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे ना, तो यहां एक स्पेशल यौगिक बनता है। इसका सीधी क्या ध्यान रखिएगा, O को बाहर करें तो क्या बनता है, CH2। यहां क्या होता है ना, CH2 6 और इसका 4 अणु, मतलब इसका 6 अणु, इसका 4 अणु भाग क्या बनाएगा, N4। और इसके 4×12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं क्या, 6H2O। अब ये कहेंगे क्या है, तो इसके कई नाम है। इसको हम कहेंगे पहला नाम हेक्सामेथिलीन। क्या कहेंगे हम इसको, हेक्सामेथिलीन। टेट्राएमीन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम जो ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में इसका हम हेक्सामीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, तो हेक्सामीन भी कहते हैं, या इसी का एक विशेष नाम है और उसको क्या कहते हैं हम, यूरोट्रोपिन कहते हैं। ये अपने आप में कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो प्रश्न बन सकता है ना, वो यूरोट्रोपिन से भी बन सकता है। यूरोट्रोपिन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो यहां पे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या हेक्सामीन बनता है, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। इस यूरोट्रोपिन की संरचना भी आता है, बनाने की विधि भी आती है, और इसका क्या महत्वपूर्ण उपयोग है ये भी पूछता है। तो बनाने की विधि तो समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसकी संरचना बड़ा स्पेशल होता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6CH2 है और N4 है, तो संरचना कैसे बनेगा जरा इसको हम समझते हैं। तो अगले पेज में जरा इसका हम संरचना देखिए। देखिए क्या होता है ना, 6CH2 में जो होता है ना, यहां अगर देखा जाए ना तो कुछ ऐसा बनेगा, एक बेंजीन रिंग बनता है N, इधर कैसा CH2, इधर भी कैसा CH2, इधर N, इधर N और इधर कैसा CH2।
इन्हें दोस्तों हमको करना क्या है, CH2 से CH2 को नहीं जोड़ना है, N से N को नहीं जोड़ना है। लेकिन देखिए अभी 3 ही CH2 यूज हुआ है, 3 CH2 बचा हुआ है और 1 N बचा हुआ है। एक N जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसका सेंटर बनाता है। अब ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन होगा तो बीच में क्या होता है ना, यही नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, बचा हुआ CH2 इस प्रकार भाग लेगा। यहां भी क्या होगा, CH2 भाग लेगा, यहां भी क्या होगा, CH2। आप खुद देखिए, N के साथ CH2, CH2 के साथ N, कहीं भी CH2 से CH2 नहीं जुड़ा होगा, कहीं भी N से N नहीं जुड़ा होगा। यही है यूरोट्रोपिन की संरचना। परीक्षा में आता है यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने की प्रमुख विधि और संरचना को स्पष्ट कीजिए। साथ ही क्या हो सकता है इसका उपयोग बताइए। ध्यान रखिएगा, इसका अगर उपयोग देखा जाए ना तो अति महत्वपूर्ण उपयोग है, 2 उपयोग हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। एक तो किस रूप में, गठिया बीमारी सुने होंगे, घुटने का दर्द। ये गठिया बीमारी क्या होता है, तो घुटने में बहुत तेजी, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। जब क्या होता है, हमारे घुटने में या हड्डियों के बीच क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो यूरिक एसिड के चलते क्या होता है, हमारे घुटने या हड्डियों के जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। तो उन यूरिक एसिड को जोड़ों से या घुटनों से निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूरोट्रोपिन का उपयोग करते हैं। तो किस बीमारी में, औषधि के रूप में गठिया की बीमारी में होता है। चूंकि ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड ये क्या है, यूरिन, या कह सकते हैं मूत्र का एक भाग है। यूरिन क्या है, यूरिक एसिड रहता है उसमें ना। तो कहते हैं कि नहीं, इसका उपयोग कैसा, मूत्र संबंधी रोग। बात वही है, मूत्र संबंधी रोगों में, मतलब या तो गठिया कह लो, गठिया भी क्या है, मूत्र संबंधी रोग का ही एक भाग है। कि जब लगातार हमारे क्या होगा, जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होते जाएगा, यानी जब हमारा क्या यूरिक एसिड इतनी मात्रा में बने कि किडनी से फिल्टर होकर छन के बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, घुटनों में जमा होगा, जहां जहां हड्डियों की जोड़ होगी वहां जमा होगी क्रिस्टल के रूप में, और उससे क्या होगा, वहां पे बिल्कुल सूजन आ जाएगा, दर्द होता है। इसी को कहते हैं क्या हम, गठिया, आर्थराइटिस सुने होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, गठिया की बीमारी में और मूत्र संबंधी रोगों में क्या होता है, इसका सबसे अधिक क्या होता है, प्रयोग होता है। तो यही था कैसा दोस्तों, यूरोट्रोपिन, उसकी बनाने की विधियां, उसकी संरचना, और मेन 2 उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, कि इसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया की बीमारी में, और दूसरा कैसा, मूत्र संबंधी रोगों में क्या होता है, किया जाता है। दोस्तों यही था कैसा, यूरोट्रोपिन। अगर देखा जाए दोस्तों तो एल्डिहाइड और कीटोन के और भी बहुत सारे क्या है, रासायनिक गुण हैं। ठीक है, जितने भी खास और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने क्या है उसको बता दिया। दोस्तों उम्मीद है कि ये पूरे रासायनिक गुण बनाने की विधियां बिल्कुल पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट्स या कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।